जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारा सेट नंबर 22 है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम पहले क्वेश्चन में आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द प्लेस दैट ए पर्सन ट्रीट एज हिज परमानेंट होम और लिव्स इन एंड हैज अ सब्सटेंशियल कनेक्शन विद। वो स्थान जहाँ पे कोई व्यक्ति हमेशा के लिए रहता है, जिसका वो परमानेंट घर होता है और जहां से उसका एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, तो उस जगह को हम बोलते हैं डोमिसाइल। ऑप्शन नंबर बी, निवास स्थान, जहां पे आप रहते हो, रेसिडेंस। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो चलिए हम पहले ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है मरुद्यान, भूमि बोलते हैं, मरुद्यान भी बोलते हैं, ये नखलिस्तान भी बोलते हैं। और इसका मतलब होता है वो स्थान रेगिस्तान में जहां पर तालाब हो, पानी हो, आसपास पेड़ पौधे हो, उसे हम बोलते हैं ओएसिस। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो इम्बैंकमेंट, आर्टिफिशियल बांध जो बनाया जाता है किसी नदी पे, समुद्र पे बाढ़ को रोकने के लिए, उसे हम बोलते हैं इम्बैंकमेंट। रिजॉर्ट यानी अगर ये, ठीक है, अगर वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब का मतलब होता है सहारा लेना होता है। नाउन का अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर वेकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें एक सेंटेंस दिया गया है, माई फ्रेंड इज ओविंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन। ये जो यहाँ से अंडरलाइन पार्ट है इस सेंटेंस का, इज ओविंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन, आपको इसका सब्स्टिट्यूशन बताना है या बताना है इसमें क्या गलत है। उसके बदले ऑप्शन नंबर, चारों ऑप्शन से क्या आएगा। देखिए, माई फ्रेंड इज ओविंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन, तो ये जो वर्ब्स ऑफ पोजेशन है, जिसमें आप ओन करते, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, कंटेन, कंसिस्ट, इन सब के साथ जनरल सेंस में आईएनजी नहीं लगता है। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जैसे आप थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, इन सब के साथ आईएनजी नॉर्मली नहीं लगता है। वर्ब्स इन जनरल जैसे लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, इनके साथ भी आईएनजी नहीं लगता है। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, बिलीफ, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, तो यहाँ पे ये जो भी वर्ड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इन सब के साथ आईएनजी नॉर्मली नहीं लगता है। जैसे ये आप ये नहीं कर सकते आई एम लविंग यू, आई लव यू बोलते हैं, ठीक है। अगर अगर ऐसा बात करके एट प्रेजेंट आई लविंग यू, तो यहाँ पे चलेगा, मतलब थोड़ा जब जनरली अगर हम बात करते हैं तो नहीं लगता है, पर थोड़ा सा एक्सेप्शन बनाया जाए तो वहां पे लगता है, ठीक है। तो देखिए जो पहला जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका ओन्स हो जाएगा। माई फ्रेंड ओन्स एन एक्सपेंसिव सेल फोन। जैसे कि देखिए, आई एम हैविंग अ कार नहीं होगा, आई हैव अ कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ही हैज नॉट कमिटेड द क्राइम। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन से टेंस में है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। पर जब वो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब के साथ हैज के साथ हैज बीन हो जाता है, हैव बीन हो जाता है। तो यहाँ पे जो द क्राइम है, जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा द क्राइम। तो देखिए पहला ऑप्शन में वाज है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे में द क्राइम सिंगुलर है तो इसके साथ हैव नहीं आएगा। तीसरे ऑप्शन में द क्राइम सिंगुलर है, इसके साथ हैव नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, द क्राइम हैज नॉट बीन कमिटेड बाई हिम। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, अगर नॉट है तो नॉट हो जाएगा, निगेटिव है तो प्लस बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस एजेंट, यानी जो आपका सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो एजेंट का काम करता है, यानी जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उसको हम लास्ट में मेंशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं।
4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक वर्ड अंडरलाइन है, डिलाइट। आपको डिलाइट वर्ड का सिनोनिम बताना है। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, एक्सट्रीम प्लेजर, या खुश होना, या किसी को खुशी प्रदान करना, है ना। तो ये अगर डिलाइट अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीम प्लेजर। ठीक है। अगर ये वर्ब है तो अगर टू डिलाइट वर्ब है तो मतलब होता है इसका आनंद लेना या किसी को आनंद देना। तो इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा इंचैंट। इंचैंट का भी सेम मतलब होता है टू डिलाइट और कैप्टिवेट समवन, किसी को खुश करना या मोहित करना। टू डिलाइट और कैप्टिवेट, मंत्रमुग्ध करना। देखिए इसमें आपको दिया है कि सिनोनिम बताना है, पर उसके साथ इतना लंबा सेंटेंस दिया हुआ है कि जो नीचे दिया गया सेंटेंस है, इस सेंटेंस में से आप देखिए एक अंडरलाइन एक वर्ड है, उसका सिनोनिम बताना है। तो आप क्या करेंगे कि इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करेंगे एग्जाम में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे, आप ये केवल वर्ड का सिनोनिम यहाँ पे ढूंढेंगे बस। ठीक है। बाकी अगर ऐसे दिया है तो पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द समर ऑफ 1893, Miss Sullivan and I visited the World's Fair with Dr. Alexander Graham Bell. I recall with unmixed delight those days when a thousand childish fancies became beautiful realities. कह रहे हैं कि 1893 की गर्मियों में मैं मिस्टर सुलेवान के साथ वर्ल्ड का मेला देखा, डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ। ठीक है। आई रिकॉल विथ अनमिक्स्ड डिलाइट, मुझे याद है बहुत सारे खुशी के पल उन दिनों। व्हेन थाउजेंड चाइल्डिश फैंसीज, जब हजारों बचपन के जो बचकानी जो इच्छाएं थी वो ब्यूटीफुल रियलिटीज में परिवर्तित हो गई, वो एक सुंदर वास्तविकता में बदल गई। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्मय का मतलब होता है निराशा, डिस्पोंडेंसी, डिस्कम्फर्ट, रेस्टलेस बेचैनी, अनइजीनेस। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिस्पोंडेंट का मतलब ये होता है निराशा। तीसरा ऑप्शन है मेमोरी, मेमोरी का मतलब है याद। इमोशन का मतलब भावना, फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है, किस पार्ट में एरर है। विनय सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़। देखिए यहाँ पे ही इज कमिंग जो है ना, रिपोर्टेड स्पीच में ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। ही वाज कमिंग यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सिनोनिम बताना है जेनियल वर्ड का। जेनियल वर्ड का मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रवत, कॉर्डियल, हसमुख, चीयरफुल। ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर, चीयरफुल। खुशमिजाज व्यक्ति को बोलते हैं जेनियल। ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हो। तो ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम हो जाएगा पॉजिटिव। और डिस्पोंडेंट यानी अभी बताया था डिसमय, निराशा, बेचैन, रेस्टलेस। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पैराजंबल दिया गया है जो कि काफी बड़ा है,
और इसमें थोड़ा पहला जम्बल जो दिए गए हैं वो काफी लॉन्ग लॉन्ग दिए गए हैं, मतलब एक सेंटेंस इतना बड़ा है जितना कि एक क्लोज टेस्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे और फिर इसको हम अरेंज करेंगे अच्छा से, ठीक है। तो पहला ए नंबर पढ़ते हैं। In 1944, he was honored by King George VI with a knighthood and became सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1944 में उन्हें किंग जॉर्ज सिक्स के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और वे बन गए अब सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात हो रही है कि उनको 1944 में अवार्ड मिला था जिसके द्वारा अब उनको सर की उपाधि मिल गई थी। बी, अगर हम बी नंबर सेंटेंस पढ़ते हैं। ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर फ्लेमिंग सेड इन हिज यूजुअल मोडेस्ट वे, wherever I go, people thank me for saving their lives. I didn't do anything. I just found a remedy that was there. कह रहे हैं कि ये मुझे अवार्ड जो दिया गया है, तो अपने ये जो फ्लेमिंग है काफी मॉडेस्ट एक विनम्र व्यक्ति हैं, तो वो अपने विनम्रता दिखाते हुए लोगों से कहते हैं कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे धन्यवाद कहते हैं इस चीज के लिए कि मैंने उनके जीवन को बचाया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने केवल वो एक दवा ढूंढी है जो वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल था। सी सेंटेंस पढ़ते हैं। सी कह रहा है कि फ्लेमिंग बिकेम फेमस ओवरनाइट एंड वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोडेस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। करे फ्लेमिंग रातों रात फेमस हो गए और अपने समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। फिर डी कह रहा है द नेक्स्ट ईयर ही एंड हिज fellow bacteriologists whose combined efforts had led to the great discovery were honored with a joint Nobel Prize. अगले साल उन्हें और उनके जो सहकर्मी थे जो कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, कुछ कंबाइंड एफर्ट्स, दोनों का सम्मिलित प्रयास जो है एक ग्रेट डिस्कवरी किया, एक बहुत बड़ा खोज किया और दोनों को ज्वाइंट नोबेल प्राइज दिया गया। देखिए, तो अब हम देखते हैं कि किसका किसके साथ लिंक है और स्टार्टिंग सेंटेंस क्या हो सकता है। देखिए, तो स्टार्टिंग सेंटेंस होगा पहला, ये जिक्र कर रहा है कि फ्लेमिंग जो है वो रातों रात फेमस हो गए। फिर इसमें क्यों फेमस हो गए, क्योंकि भाई उनको एक दिन किंग जॉर्ज ने नाइटहुड की उपाधि दी और फिर अगले साल उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल गया। तो ऑप्शन जो ये सी वाला सेंटेंस है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद आपका ए आएगा, सी के बाद ए आएगा और फिर ए के बाद आपका आएगा डी, फिर उसके बाद है बी। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऐसा कहां पर है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में आप जाएंगे तो सी ए डी बी है। पहले फ्लेमिंग रातों रात फेमस हो गए, फिर दिया है कि 1944 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली और अगले साल द नेक्स्ट ईयर यानी 1944 का के बाद वाला अगला साल 1945 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। और ये जो ग्रेट ऑनर था, नोबेल प्राइज कुछ ज्यादा ही ग्रेट है, तो इसलिए उन्होंने रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर, इस ग्रेट ऑनर को रिसीव करने पर लोगों को धन्यवाद करते हैं। ठीक है, आपको सिनोनिम बताना है एब्जॉर्ब वर्ड का। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना, सोक अप, यानी कोई लिक्विड को सोख लेना, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेना या टेकन इन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो प्रीऑक्युपाइड का मतलब है बेचैन, रेस्टलेस। नर्वस, ऑप्शन नंबर सी रीस्टोर्ड का मतलब होता है मरम्मत करके किसी को पहले वाली स्थिति में लाना, ब्रिंग बैक। देखिए, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं रिस्टोरेशन का जो काम होता है वो, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर में टूटा फूटा है, फिर इसको बना के रिपेयर करके बढ़िया बना दिया गया है, तो उसको रिस्टोर्ड बोलते हैं। रिप्लेस यानी बदलना, एक चीज को दूसरे चीज से रिप्लेस कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसमें कौन सा जो वर्ड है वो इनकरेक्ट है। तो आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, प्रायः, नॉट।
100%, यहाँ पे नॉट क्वाइट हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट का सिंगल एल होता है यहाँ पे, ना कि डबल एल होता है, ALMOST, ऑलमोस्ट। ठीक है, ये बोल सकते हैं वेरी नियर, वेरी नियरली। ठीक है, और अराउंड, रफली, लगभग के सेंस में इसका यूज होता है। मॉइस्चर यानी नमी, भीगापन। अभी ठंडी का दिन चल रहा है तो लोग मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, क्योंकि जो स्किन होता है वो ड्राई हो जाता है। तो मॉइस्चराइजर क्या करता है, स्किन को मॉइस्चर रखता है, नमी रखता है स्किन में, इसको मुलायम रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है, दो वर्ड दिए गए, होमोनिम्स बताना है। देखिए पहले आप जाने कि होमोनिम्स होता क्या है। होमोनिम्स, देखिए होमोनिम्स होता है वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन हद तक मैच करता है, पर उनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए गेट है, दोनों जो वर्ड्स दिए गए हैं, दोनों गेट आप प्रोनाउंसिएट करते हैं तो गेट, दोनों को ही गेट ही पढ़ रहे हैं, पर दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है। ये जो पहला वर्ड है, ये इसके गेट का मतलब होता है दरवाजा, और दूसरा गेट होता है किसी पर्सन के चलने का तरीका, हाव भाव। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये कौन से सेंटेंस में दिया गया है। जब आप सेंटेंस नंबर बी पर आएंगे तो आपको पता चलेगा गेट का मीनिंग। गेट मीन्स है हिंज बैरियर यूज्ड टू क्लोज एंड ओपन, ओपनिंग इन अ वॉल, फेंस और हेज। अ गेट मीन्स अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग, एक किसी व्यक्ति के चलने का जो तरीका है उसे बोलते हैं गेट, GAIT, दूसरा वाला। और पहला जो गेट है वो दरवाजा होता है। सेंटेंस को 4 पार्ट में ऑप्शन करके बना दिया गया है, तो अब बताना है कि किस पार्ट में एरर है। सी वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, न कि अ अपॉर्चुनिटी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी है तो इसके साथ ए नहीं एन आएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है इसका बदले कौन सा आएगा, यानी इसको सब्स्टिट्यूट बताना है। कि बिटवीन देमसेल्व्स नहीं होता है, अमंग देमसेल्व्स होता है, क्योंकि बिटवीन जो होता है दो लोगों के लिए यूज होता है, और अमंग जो होता है दो से ज्यादा के लिए होता है। द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूट। 13 नंबर क्वेश्चन में हम पहला सेंटेंस जो है उसको पढ़ते हैं। इट वाज द नाइट बिफोर द डे फिक्स्ड फॉर हिज कोरोनेशन एंड द यंग किंग वाज सिटिंग अलोन इन हिज ब्यूटीफुल चैम्बर। तो ये कह रहा है कि कोरोनेशन के पहले दिन, यानी राज तिलक के पहले दिन जो राजा था, यंग राजा, वो अपने चैम्बर, ब्यूटीफुल चैम्बर में अकेला बैठा हुआ था। ठीक है, ये एक क्या हुआ, एक सीन क्रिएट हो गया, जैसे कोई नाटक चल रहा हो उसका ये सीन का एक दृश्य है ना। ऑप्शन बी कह रहा है कि एंड, सॉरी बी वाला सेंटेंस है, एंड इंडीड इट वाज द हंटर्स हु हैड फाउंड हिम कमिंग अपॉन हिम ऑलमोस्ट बाय चांस एज बेयर लिम्ड एंड पाइप इन हैंड ही वाज following the flock of the poor goat herd who had brought him up and whose son he had always fancied himself to be। और वास्तव में इट वाज द हंटर्स, ये शिकारी थे जो, जिन लोगों ने इसको पाया, कमिंग अपॉन हिम ऑलमोस्ट बाई चांस, लगभग चांस, अचानक से, बेयर लिम्ड एंड पाइप इन हैंड, नंगे और एक हाथ में एक पाइप या डंडा सा लिए हुए। ही वॉज फ्लोइंग द फॉक ऑफ द पुअर गोट, और वो बकरियों के झुंड को क्या कर रहा था, पीछे से मतलब ड्राइव कर रहा था, ड्रोव कर रहा था। हु हैड ब्राउट हिम अप, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, एंड हुज सन ही हैड ऑलवेज फैंसीड हिमसेल्फ टू बी, और जिस इसने हमेशा खुद को उनका बेटा माना है। क्या सिचुएशन बता रहा है, इसका इससे अजीब सा कनेक्शन है। चलिए सी पढ़ते हैं। The lad, for he was only a lad being but 16 years of age,
was not sorry at their departure and had flung himself back with a deep sigh of relief on the soft cushion of his embroidered couch, lying there, wide-eyed and open-mouthed, like a brown woodland fawn or some young animal of the forest newly snared by the hunters. जो लड़का था, जो कि राजा का एक ही लड़का था, being but 16 years of age, 16 साल का था, but not sorry, हालांकि उसकी एज 16 साल की थी पर फीलिंग्स नहीं थे उसके अंदर, वो जरा सा भी दुखी नहीं था उन लोगों के डिपार्चर से, उनके प्रस्थान से, एंड हैड फ्लंग हिमसेल्फ बैक विथ ए डीप साई, और एक गहरी सांस के साथ अपना आराम से कुजिन पर, काउच पर बैठ के आराम कर रहा था। आंखें उसकी खुली हुई थी, मुंह खुला हुआ था, लाइक ए ब्राउन वुडलैंड फॉन, जैसे जंगल का एक हिरन हो, और ऐसा कोई जानवर जिसे अभी अभी जाल में फंसाया गया है शिकारियों के द्वारा। यहाँ पे इसमें तुलना किया जा रहा है कि जो राजा बना है ये शिकारियों के बीच एक शिकार की तरफ फंस गया, यानी जो राजा है और उसके मंत्री जो है, उसके जो भी कॉर्टियर्स है, उनके बीच एक शिकार की तरफ फंसा है। और यहाँ पे जो यही पता चलता है कि बी में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कह रहा है कि ये जो बकरियों का झुंड है, ये बकरी का झुंड नहीं है, इसका कंपेयर हो रहा है कि जो इसके दरबारी हैं, जो मंत्रीगण है, इनके बीच ये पला पड़ा है और इन्होंने ही पाल पोस के इसको बड़ा किया है, और ऐसा मानता है कि ये इनका लड़का है। ये सिनेरियो ये बता रहा है। और डी जो है, डी नंबर सेंटेंस, हिज courtiers had all taken their leaves of him, bowing their heads to the ground according to the ceremonious usage of the day, and had retired to the great hall of the place to receive a few last lessons from the professor of etiquette, there being some of them who had still quite natural manners, which in a courtier is, I need hardly say, a very grave of offense. उसके जो दरबारी थे वो सारे उसका लीव ले रहे थे, मतलब अब जा रहे थे अपने अपने घर, और उनको क्या कर रहे थे, बोइंग देयर हेड्स टू द ग्राउंड, अपना सिर को झुका करके राजा का अभिवादन करते हुए, क्योंकि उस दिन सेरेमोनियस यूसेज था। एंड हैड रिटायर टू द ग्रेट हॉल, जो बड़ा सा हॉल था जो महल का, उसमें से सारे वहां से जा रहे थे। कुछ लोग अपने जो पुराने राजा थे उनसे, कुछ प्रोफेसर ऑफ एटिक्वेट, या मतलब पुराने राजा या कोई जो भी वहां पे कोई पर्सन होगा जो काफी एल्डर होगा और उससे काफी नॉलेज है, तो उसके पास जा जाके उससे भी मिल रहे थे। और कुछ लोग बिल्कुल चुप थे, जो कि एक कॉर्टियस एक दरबारी में होना चाहिए। आई नीड हार्डली से, मैंने कुछ भी नहीं कहा, आई अ वेरी ग्रेव ऑफेंस, अगर कुछ मैं बोलता तो मेरे लिए बहुत बड़ा अपराध होता वो। तो अब देखते हैं कि सबसे पहला सेंटेंस कौन सा हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला सेंटेंस यही लग रहा है कि जो सीन क्रिएट हो रहा है कि राजा का कल राज तिलक है और बेचारे आज यहाँ पे अपने चेंबर में बैठे हुए हैं। तो पहला ये सीन ए होगा। तो ए जो है वो ऑप्शन नंबर ए में भी है और सी में भी है, पर ए के बाद आपका डायरेक्ट यहाँ पे जो है सी नहीं होगा, ए के बाद होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सीन ये कि राजा रात को वहां पे बैठे हुए अगले दिन सेरेमनी से, और वहां के जो सारे दरबारी हैं वो वहां से जा रहे हैं, ये सीन का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए डी, उसके बाद सी डी। जो नीचे दिया गया है सेंटेंस यहाँ पर, इसमें 4 अंडरलाइन वर्ड हैं, डिजायर्ड, इंस्टेंटेनियस, एडवर्टाइजिंग एंड अनचैलेंज्ड। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो सेंटेंस, कौन सा जो वर्ड है वो गलत है, उसका स्पेलिंग गलत है। तो आप देखेंगे इंस्टेंटेनियस में आई नहीं होता है, यहाँ पे ई होता है, आई के बदले यहाँ पे ई होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस यानी तत्काल प्रभाव से, इंस्टेंट, यहाँ पे होगा इंस्टेंट, प्रॉम्प्ट, इंस्टेंटली या प्रॉम्प्टली डन, यानी कोई काम तत्काल में, जल्दबाजी में किया गया कोई काम। बाकी के सारे ऑप्शन अनचैलेंज यानी निर्विरोध, जिसका कोई विरोध ना हो। डिजायर्ड, वांछित, एडवर्टाइजिंग यानी प्रचार प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तो आपको इसमें वॉइस, एक्टिव वॉइस चूज करना है। ऑलरेडी पैसिव में दिया गया है ये अंडरलाइन,
सेंटेंस और आपको इसे पैसिव में बताना है। वेडिंग इनविटेशंस विल बी सेंट बाय देम, तो यहाँ पे जो बाय देम है वो आपका सब्जेक्ट है ना। देम, तो देम का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है दे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और ए में देखेंगे, बाकी बी में ही है और ही है, तो ये अब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दे विल सेंड, ना कि दे विल बी सेंट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पैसिव हो जाता है। बी तो यहाँ पे होगा नहीं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, दे विल सेंड वेडिंग इनविटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, इसमें आपको एंटोनिम बताना है मेसी वर्ड का। मेसी का मतलब होता है अनटाइडी, अनक्लीन, अनऑर्गेनाइज्ड, जैसे तैसे, गंदा। तो ये इसका अनटाइडी और डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, ये इसका दोनों सिनोनिम्स हो जाएगा, और ऑर्गेनाइज आपका एंटोनिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चौटिक का मतलब ये होता है चौटिक जैसे तैसे, तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे तीनों जो ऑप्शन है ए बी सी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं मेसी के, यानी गंदा, अव्यवस्थित, चौटिक यानी कंप्लीट कंफ्यूजन, और एंड डिसऑर्डर की कंडीशन में होना। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको इडियम का मीनिंग बताना है, अ परफेक्ट स्टॉर्म। तब स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, कोई भी तो तूफान कभी अच्छा चीज नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा, सिचुएशन को खराब ही करेगा, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेगा। द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, यानी बहुत ही खराब स्थिति, सबसे खराब स्थिति। ठीक है, अब परफेक्ट। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में भी आपको इडियम का मीनिंग बताना है, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है बैड रिलेशनशिप, निगेटिव रिलेशन या होस्टाइल, दुश्मनी। तो आपको ये चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे कि द गैंगस्टर्स हैड सम बिटर रिलेशंस, बिटर रिलेशंस यानी खराब संबंध, एक लोकल एक्टिविटीज के साथ जो गैंगस्टर है उसका खराब संबंध है। सो ही वांट हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस, तो उसने उसको वार्न किया कि हम मेरे मामले से दूर रहो। तो यहाँ पे दुश्मनी दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, सी सो स्कैर्ड ऑफ कॉकरोच दैट शी फेंटेड व्हेन शी वाज देम क्राउलिंग नियर हर फूड, यहाँ पे कोई दुश्मनी की बात नहीं हो रही। द डॉक्टर ड्रॉप द बैड न्यूज टू रवि, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में सिनोनिम बताना है, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वास्ट। वास्ट का मतलब होता है विशाल होता है, लार्ज होता है, एक्सटेंसिव होता है, काफी विस्तृत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा या तो वेरी लार्ज भी होगा, बिग भी होगा, स्पेसियस भी होगा। अब देखिए ये जो सेंटेंस दिया है पूरा पढ़ लेंगे। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट टू बोस्टन, मेरी पहली विजिट के बाद, बोस्टन की पहली विजिट के बाद, आई स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी विंटर इन द नॉर्थ, मैं लगभग अपना सारे जो हर जो सर्दी की छुट्टी होती है मैं वहां पे बिताता हूँ। वंस आई वेंट ऑन अ विजिट टू न्यू इंग्लैंड विलेज विथ इट्स फ्रोजन लेक्स एंड वास्ट स्नो फील्ड्स, तो एक बार मैं गया था न्यू इंग्लैंड विलेज करके कोई गांव है, जहां पर इट्स फ्रोजन लेक, यहाँ पे जमे हुए लेक और स्नो फील्ड्स यानी बर्फ के मैदान को देखने को, तो वास्ट स्नो फील्ड्स यानी काफी बड़ा, विशाल, लार्ज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिनिमल यानी मिनिमम, छोटा, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, आपको मिनिमम भी बोल सकते हैं। सैलो का मतलब होता है नॉट डीप, सुपरफिशियली। जो समुद्र का किनारा होता है जहां पे पानी कम होता है उसे सुपरफिशियल सैलो सी बोलते हैं। सॉलिड यानी फर्म, मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको अंडरलाइन सेगमेंट जो है
इसका एक सब्स्टिट्यूट बताना है जो इसको अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताओ जो इसको सब्स्टिट्यूट कर सके। हार्डली वी हैड बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव। तो यहाँ पे देखेंगे हार्डली, स्कार्सली, ऐसा कुछ वर्ड है जिनके साथ ये जब सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे इन्वर्जन का यूज होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है पहले मतलब इंट्रोगेटिव बना देते हैं, पहले वर्ब हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब आएगा। तो हार्डली हैड वी बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 में आपका क्लोज टेस्ट दिया गया है और आपको इसका आंसर बारी बारी से, तो क्या करेंगे पहले सारे इस क्लोज टेस्ट को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करके फिल करेंगे। यहां से स्टार्ट होता है। द बेसिक elements of computers that dash our world are explained in an interactive manner. The basic elements of computers that dash our world. तो हम पहले नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? That empower, negate, empowers या negates। देखिए वर्ब जो है हेल्प, मेन वर्ब जो है empower और negate है। अब बताना इसमें एस लगेगा कि एस नहीं लगेगा। निगेट का मतलब किसी चीज को डिनाई करना, मना कर देना। एम्पावर का मतलब सशक्त करना, मजबूती प्रदान करना। तो जो कंप्यूटर के जो बेसिक एलिमेंट्स है वो हमारी दुनिया को क्या करते हैं, निगेट करते हैं कि एम्पावर करते हैं? ऑब्वियसली एम्पावर कर रहे हैं। और एक अब कह रहा है कि आवर वर्ल्ड आर एक्सप्लेन्ड इन एन इंटरेक्टिव मैनर। इसके यहाँ पे एक इंटरेक्टिव मैनर में समझाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है द बेसिक एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स प्लूरल है सिंगल है, सिंगुलर है, तो एलिमेंट्स हो गया तब प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम्पावर। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट एम्पावर्स आवर वर्ल्ड आर एक्सप्लेन इन एन इंटरेक्टिव मैनर। फिर दूसरा पढ़ते हैं। द बुक हैज अ डैश अप्रोच ऑफ कलरफुल एंड क्रिएटिव पिक्चर बेस्ड एक्टिविटी। ये किसी किताब की बात हो रही है जो कंप्यूटर के बारे में है, उस किताब का रिकमेंडेशन हो रहा है, उसकी चर्चाएं हो रही हैं। द बुक हैज ए डैश अप्रोच, कैसा अप्रोच है किताब में? डिफिकल्ट, कठिन है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, ट्रिवियल यानी तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी एक यूनिक अप्रोच है, एक अनोखा प्रयास है जिसमें कलरफुल और क्रिएटिव पिक्चर दी गई हैं चीजों को सिखाने के लिए, और एक्टिविटीज भी हैं, क्वेश्चन आंसर भी होंगे। द पजल्स एक्टिविटीज एंड मेज डैश द स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल एंड मोटर स्किल्स। कह रहा है कि किताब में क्या क्या दिया गया है? द पजल दिए गए हैं, एक्टिविटीज दी गई हैं और मेज दिया गया है जो हेल्प करते हैं। द पजल्स, एक्टिविटीज एंड मेज, ये तीनों सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, तो यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द पजल्स, एक्टिविटीज एंड मेज हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल एंड मोटर स्किल। जो छात्रों का उनका मेंटल और थिंकिंग या लॉजिकल चीजों को डेवलप करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आफ्टर एवरी लेसन, हर लेसन के बाद डैश एक्सरसाइजेज आर इनकॉर्पोरेटेड टू डैश द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हर लेसन के बाद क्या दिया गया है? आफ्टर एवरी लेसन ब्रेन स्टॉर्मिंग, सुपरफिशियल, बैफलिंग, इरेशनल एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेज यानी वो जो दिमाग थिंक आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी दिमाग की एक्सरसाइज करवा देता है, ऐसी एक्सरसाइजेज दिए गए हैं, उसमें इनकॉर्पोरेट की गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा। फिर आगे 25 नंबर में आते हैं। 25 में दिया गया है इवॉल्विंग, इवॉल्व, इवोल्यूशन या इवॉल्व। तो इनकॉर्पोरेट टू, तो टू के बाद क्या आएगा? इवॉल्व आएगा। इवॉल्व यानी विकास करना, विकसित होना। तो टू इवॉल्व द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए
ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेज दी गई हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने वाली एक्सरसाइजेज उसमें हर चैप्टर के लास्ट में दी गई हैं। दोस्तों ये रहा 22 नंबर सेट का सॉल्यूशन। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट